सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सभी की स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी एक दिन के गैप के बाद। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर बेस्ड लॉज और ह्यूमन राइट्स। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ, इस लेक्चर में हम ह्यूमन राइट्स नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग कि थर्ड यूनिट में हमारे पास ह्यूमन राइट्स का पूरा टॉपिक है। तो यहाँ अगर मैं इसको करवा दूँ, यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक या एलिमेंट्री आइडिया आपको मतलब मिलेगा, और यहाँ पर एलिमेंट्री आइडिया मिल जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक हैंग हो जाएगा बीच में, क्योंकि आगे क्या है, हमने 2-3 थ्योरीज करनी है उस वजह से। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है आपका, ये हम थर्ड यूनिट में ही करें, सो दैट आपका कंप्लीट टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर हो। क्लियर? तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने करने हैं जेंडर लॉस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जेंडर लॉस क्या होते हैं? जेंडर बेस्ड लॉज होते हैं जो पर्टिकुलरली एक जेंडर को विजन में रख के फ्रेम किए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस और सिस्टमेटिक सेटअप इन सोसाइटी। ठीक है, तो उसी चीज़ को कवर करने के लिए अब ये जेंडर बेस्ड लॉज लाने का रीज़न क्या होता है, ऑब्वियसली उसके पीछे के कॉजेज़ को समझना ज़रूरी है। अब कॉजेज़ क्या होंगे? कॉजेज़ ये होंगे कि जो भी इश्यूज हमारी सोसाइटी में होंगे, ठीक है, इश्यूज जो होंगे उसी वजह से उन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास लीगल प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, और लीगल प्रोविजंस बनने के लिए जो बन जाते हैं हमारे पास, जिनको पार्लियामेंट के थ्रू हमारे पास इनएक्ट हो जाता है, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट सर जिस पे साइन कर देते हैं वो हमारे पास लॉ बन जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है इसके पीछे का प्रोसेस मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर है, ये पॉलिटी का टॉपिक है, बट चलो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से कोई प्रोविज़न लॉ बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ड्रॉ नहीं हो रही, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनमें से कोई एक मेंबर, या हमारी जो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, उसका कोई मेंबर क्या करता है, एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बिल की इंट्रोडक्शन लोकसभा या राज्यसभा किसी एक हाउस में होती है, उसके ऊपर एक्सेंट मिलने पे वो दूसरे हाउस में भेजा जाता है फॉर देयर रिकमेंडेशंस, या कोई भी अपडेशन वो चाहते हैं। कुछ बिल्स में वो अमेंडमेंट कर देते हैं और कुछ में वो नहीं करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, प्रेसिडेंट सर की क्या होती है, एक्सेंट मिलते हैं, मतलब प्रेसिडेंट सर के क्या होते हैं, साइन होते हैं, और उस साइन के बाद क्या हो जाता है, वो जो भी प्रोविज़न होगा या जो बिल के प्रोविजंस होंगे वो हमारे पास एक लॉ की फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर? तो इसी के थ्रू हमारे पास लॉज हमारे पास बनते हैं वेरियस सोशल इश्यूज पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो कॉजेज होंगे, जो इश्यूज होंगे, वो मेनली सोशल ही होंगे। ठीक है, सोशल के साथ साथ अदर मतलब अदर एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं। कभी साइकाइट्रिक हो सकता है या इकोनॉमिक हो सकता है। ठीक है, कभी बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो अदर इश्यूज भी इसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इश्यूज आते हैं उनको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए, या हम कह सकते हैं उनको डीपावर करने के लिए उन बिल्स को लाया जाता है, और बिल्स क्या हो जाते हैं, अल्टीमेटली लॉ बन जाते हैं। क्लियर? तो जेंडर स्पेसिफिक लॉज होते हैं या जेंडर बेस्ड लॉज क्या होते हैं, ऐसे प्रोविजंस। ठीक है, उस चीज़ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है, बाय द मीन्स आर्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उसमें भी हमारे पास बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हर इंसान के पास हैं, जो भी इस टेरिटरी पे रहता है, उस देश में रहता है, उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हर इंसान को मिलते हैं। ठीक है, वेदर वो इंसान हमारे देश का है या हमारे देश का नहीं भी है, लेकिन हमारे देश की धरती पर है, तो उसमें वो अधिकार उस इंसान को भी मिलेंगे।
क्लियर? तो इन्हीं चीज़ों को यहीं पर समझाते हुए यहाँ चलते हैं। हमारा पहला जो लॉ है या जो जेंडर बेस्ड लॉ है वो है, पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस आज भी हमारे पास एजुकेटेड सोसाइटी होने के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस आज भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल फीमेल पे होती है, कभी कभी मेल भी इसका विक्टिम बन जाते हैं, और मेल्स पे यूजुअली क्या हो जाते हैं, फेक केसेस भी इस चीज़ के बड़े बनते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, इसका विक्टिम फीमेल ही बनती है, तो फीमेल को फोकस में रख के ये बिल बना है। तो दिस एक्ट वाज ड्राफ्टेड आफ्टर द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज वाइडली रिपोर्टेड एंड ब्रॉट टू फोर बाय द वुमेन ग्रुप्स इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी हमारे पास क्या हुई है, मेंशन की गई है। बेसिकली इसको हम टर्म क्या देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घरेलू झगड़ा या उत्पीड़न। ठीक है, द नीड फॉर द एक्ट वाज फेल्ट बिकॉज देयर आर नो प्रोविजन इन ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ डीलिंग विद द ऑफेंस ऑफ दिस नेचर। तो ये किस तरह का लॉ, मतलब हमारे पास किस तरह से ये वायलेंस हो सकती है, या इससे क्या अटैक हो सकते हैं। एनी एक्ट, ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज, हरासमेंट फॉर डाउरी, एक्ट्स ऑफ थ्रेटनिंग टू अब्यूज द विक्टिम और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इस तरह के प्रोविजंस के अंडर जो भी प्रोविजंस होंगे वो इस लॉ के अंडर आते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लाए हुए हैं। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ एंड कंटेम्पलेट्स द रेंज ऑफ रिलीफ। ठीक है, बाय वेरियस प्रोविजंस की, जैसे फाइन हो जाता है या जेल हो जाती है, तो इस तरह से क्या हो जाती है, इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिखता है कि जेंडर को फोकस में रख के लॉज बनाए गए हैं। पहला क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें ये दिखाता है कि नो मैटर वो पर्सन मेल है कि फीमेल है, ठीक है, या वो माइनॉरिटी में है या एडल्ट में है, किस तरह से भी है, हर कोई लॉ के आगे इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो उसको कम सज़ा मिलेगी और फीमेल है तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, या मेल को ज़्यादा सज़ा मिलेगी, फीमेल को थोड़ी कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई इस लॉ के मतलब हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है या आईपीसी है या सीआरपीसी है, उन सभी के सामने हमारे जो भी इंडिविजुअल है वो इक्वल है। नो मैटर वो कोई बहुत अमीर आदमी है या बहुत गरीब आदमी है, हर किसी को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इसका प्रोविजंस। ठीक है, therefore not only provide the British concept of equality before law but also gives equal protection of law। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो प्रोविज़न है वो अमेरिकन कंसेप्ट है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, ब्रिटिश कंसेप्ट है। प्रोविज़न हैव बीन वाइडली कन्वर्टेशन। ठीक है, जब नेक्स्ट आर्टिकल 15 में क्या है, नो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किस बेसिस पे, यहाँ देखो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इंडिविजुअल का किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सेक्स की बात आ रही है, या आप जनरली इस चीज़ को समझो तो जेंडर भी है, जेंडर भी यहीं पर है। ठीक है, तो जेंडर बेस पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ दिस, नो सिटीजन शैल ऑन एनी ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इस तरह से क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है वो क्या हो जाता है, वो लीगल पेनल्टीज उसको देनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस लॉ में ऐसा भी है कि ये स्टेट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे दूँ कि अगर एक रिजर्वेशन मिल रही है किसी को, ठीक है,
वो रिजर्वेशन क्या है, एक तरह से मतलब डिफरेंस ही है ना, कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिल रही है बट एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो नहीं मिल रही है। बट उसके लिए क्या है, उसके लिए हम कभी भी रिजर्वेशन यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, उनको स्पेशल प्रोविजंस बोलते हैं। कि स्पेशल प्रोविजंस उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी की रेस में पीछे रह चुके हैं, लाइक वुमेन्स, like minorities, like SCs, like STs, and so on. Clear? Next, Article 15 Clause 1 specifically prohibits any kind of discrimination against women on the basis of sex, caste, etc. 15 Clause 3 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन क्या बनाने हैं, इन ऑर्डर टू फेवर वुमेन, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड अपलिफ्टमेंट, सॉरी, हाँ जी, फॉर अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें, आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें जब हम, तो जैसे आज इक्वालिटी पे मिल जाता है, मतलब आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आज आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। वुमेन्स वो सभी काम कर रही हैं जो मेंस कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लो, टफेस्ट काम जो दुनिया पे आज अवेलेबल हैं वो वुमेन्स भी कर रही हैं, लाइक प्लेन उड़ा रही हैं या देश संभाल रही हैं। आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम जो अभी हैं तो वो भी एक वुमेन है, ठीक है। बहुत रिमोट बैकग्राउंड से आते हैं, ट्राइबल उनका कहीं ना कहीं बर्थ है, तो वहाँ से वो आज देश की राष्ट्रपति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ही ब्यूटी है, मैं इसको ब्यूटी ही कहूँगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है, जिसने वुमेन्स को इतना एम्पावर कर दिया है कि आज वो एक देश की हेड बन चुकी हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आज भी हम पुराने प्रोविजंस के साथ ही चल रहे होते तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता आज भी पॉसिबल हो पाती। क्लियर? पुराने प्रोविजंस में चल रहे होते तो आज भी सती हो जानी थी, पता है ना सती क्या होती, सती प्रैक्टिस एंड ऑल। यहाँ पर मैं कवर नहीं करवा रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि ये बहुत पुरानी चीज़ें और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के नेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इन पे तो कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ। बट अगर आपको कहीं दिखता है इसके रिगार्डिंग मतलब किसी और ने करवाए होंगे तो मुझे बता देना, मैं भी करवा दूंगा, कोई बहुत इशू नहीं है, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स देख लें आर्टिकल 16 के। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, प्रमोशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। इस बेसिस पे कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, स्पेशली इन गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, या किसी भी ऑफिस में आपको। नथिंग इन आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी law prescribing in regard to a class or a classes of employment for appointment to an office under the government, ठीक है, and so on. Clear? तो ये हमारे पास लीगल प्रोविजंस। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास आर्टिकल 19 है, वो क्या है, इक्वालिटी सॉरी राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम किसी भी तरह से है, मतलब डिफरेंट वे में है। तो जो फ्रीडम एक मेल एंजॉय कर रहा है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वही सारी फ्रीडम्स फीमेल भी एंजॉय कर रही हैं, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सोसाइटी के जो इश्यूज हैं वो एक अलग मैटर है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये दोनों ये चीज़ें इक्वालिटी पे चल रही हैं। क्लियर? चलिए हाँ, इसके साथ आर्टिकल 23, 24 में भी यही सब है कि आप डिस्क्रिमिनेट कहाँ, आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किन को कर रहे हो, जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं, ठीक है, उनको आप मतलब हार्श फैक्ट्रीज में काम नहीं करने को परमिट कर सकते हो, या आप उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो इन सच वेज, ठीक है। उसके बाद हाँ जी 29 एंड 30 में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे पास। तो आप किसी भी कल्चर के हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन से हो, तो आप अपनी कल्चरल प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हो, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। क्लियर? इस तरह से चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये थे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अदर इम्पोर्टेंट जो बिल्स हैं या लॉज हैं वो हम समझ लेते हैं जो आज भी प्रेजेंट हमारी सोसाइटी में हमें समझने की नीड है। ये है हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ठीक है, ये एक्ट हमारे पास 2013 में आया था और 9 दिसंबर 2013 को ये पास हो गया था। इस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट है के टाइम का है। 2014 में हमारे पास मोदी जी आए थे। ठीक है, तो उससे पहले का ये। ठीक है, इस लॉ ने क्या किया था, विशाखा गाइडलाइंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया था। ठीक है, दिस स्टैट्यूट्स सुपरसीडेड, मतलब उनमें में क्या किया था, एक तरह से उनको कवर अप करते हुए कुछ और प्रोविज़न ऐड किए थे। ठीक है, for prevention of sexual harassment introducing by Supreme Court in India, reportedly ILO, International Labour Organization, that few Indian employers were complained to this law. Most Indian employers have not implemented the law despite the legal requirements that any workplace with more than 10 employees need to implement it. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्वियसली क्या है, इसके हेडिंग में ही समझ आ रहा है हमें। To provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connecting there with or incidental thereto। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, कोडिफाई किया गया किस में, अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। ठीक है, significant amendment related to removal of discrimination was made in year 2005 और इसमें क्या हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी 2005 में। अंडर द हिंदू सक्सेशन ऑफ फीमेल्स आर ग्रांटेड ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड either before or after the signing of act abolishing their limited power। ठीक है, however, it was not until 2005 amendments that daughters were allowed equal receipt of property with their as with sons। This invariably grants female property rights। तो इस लॉ के बाद वुमेन्स की जो पावर थी वो थोड़ी बढ़ गई। लाइक कोई बॉय है, ठीक है, पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेल फीमेल। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मेल को ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, फीमेल भी उतना ही प्रॉपर्टी पे हक रखती हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू में फीमेल डाइंग इंटरस्टेट और विदाउट ए विल शैल डिवॉल्व द फॉलोइंग ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। ठीक है, ये 1 फरवरी 2013 को आया था, अप्रूव्ड फॉर ब्रिंगिंग एन ऑर्डिनेंस फॉर गिविंग इफेक्ट टू द चेंजेस इन लॉ एज सजेस्टेड बाय वर्मा कमेटी। ठीक है, ये कभी कभी कमेटी भी पूछ लेते हैं कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था। इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का हो, पीएससी का हो या यूपीएससी का पेपर हो तो फिर कमेटियाँ याद रखनी पड़ती हैं। According to former Minister of Law and Justice Ashwani Kumar, 90% of the suggestions given by Verma Committee have been incorporated into ordinance। और ये आया था क्रिमिनल लॉ ordinance subsequently replaced by bill of numerous changes which was passed। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये हमारे पास आया था 108th अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना मुझे 108th अमेंडमेंट कब हुई है। ठीक है, इसने क्या किया था कि हमारे वुमेन्स को क्या किया है, 33% की क्या दी है, रिजर्वेशन दी है इन ऑल सीट्स लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा and in state legislative assembly for women। The seat to be reserved in rotation will be determined and draw of lots in such a way that seats shall reserved only in one place in 3 consecutive general election। Important है, अब important भी बोल दिया है, 108 भी बोल दिया है, ईयर भी पूछ लिया है, 33% भी दिख रहा होगा आपको, अभी न्यूज़ में बहुत है ये, तो ईयर तो मेंशन कर ही देना। अब नेक्स्ट है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि वुमेन्स के जब भी बच्चा वोम में होगा तो उसका जेंडर पता करवाया जाता था। ठीक है, वेरीफाई करवाया जाता था, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी को रीड आउट करते हैं, समझते हैं।
Custom required that sons are necessary for the life and their life and women prohibited for from economic activity. The PNDT Act passed after it was shown that incidence of sex selective abortion was on the increase, that the modern technology was being misused to abort girl children. तो इस टेक्निक से क्या किया जा रहा था, चिल्ड्रंस को अबॉर्ट कर, गर्ल चिल्ड्रन जो होती थी उनके टाइम पर अबॉर्शन ज़्यादा होने लग पड़े थे. कोई खुद सेल्फ में करवा रहा था, कोई फैमिली प्रेशर में करवा रहा था. ठीक है, कोई सेल्फ में करवा रहा था, कोई फैमिली प्रेशर में करवा रहा था. और इस वजह से सोसाइटी में इश्यूज बढ़ते जा रहे थे. रीज़न बीइंग कि जब अबॉर्शन होते हैं, ठीक है, तो फीमेल की बॉडी कंटिन्यूसली वीक होती जाती है. ठीक है, अब एक ऐसा केस भी आया था जिस लेडी ने 6 अबॉर्शन करवा लिए थे. अब 6 अबॉर्शन किसी बॉडी से हुए होंगे तो उस बॉडी की हालत आप खुद सोच सकते हो कि क्या हो चुकी होगी. ठीक है, तो ये सब इश्यूज थे, इसी वजह से ये लॉज लाने पड़े थे और ये इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वुमेन हमारी सोसाइटी में एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन है. अगर 50% पॉपुलेशन एक देश की अगर वीक है तो वो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, वो कमज़ोर हाथों में है. उस देश का बेड़ा गर्क होने वाला है. ठीक है, तो इस चीज़ को फोकस करते हुए ये ज़रूरी भी था और ये करना भी ज़रूरी था गवर्नमेंट्स को. और अच्छा है कि ये चीज़ हुई है हमारी कंट्री में. This act was passed after several years of activism by several groups including health and women groups. The act provides for the regulation and use of prenatal diagnostics. ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए इन रिलेशन टू सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये लॉ लाया गया था. तो आज भी आप कभी जाओगे लेबोरेटरीज में कभी टेस्टिंग के लिए, स्पेशली जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होती होगी, ठीक है, या फिर सीटी स्कैन होता होगा, तो वहाँ पर क्लियरली एक बोर्ड मेंशन किया जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट परमिटेड हियर या नॉट अलाउड हियर एंड सो ऑन. इस तरह से एक रिस्ट्रिक्शन बोर्ड वहाँ पर लगा होगा. ठीक है, आज भी. और अगर कोई करता हुआ मिल जाता है तो उसके लिए आज भी पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है और पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा है इसकी. The Act prescribes the procedure for registration of establishment which carry out these tests and for the cancellation or suspension of registration. Clear? Next in labor laws. ठीक है, labor laws में क्या है, employment में has been major areas in which witness discrimination against women. क्या हो जाता था कि like अगर कोई मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज वो लेबर का वर्क कर रहे हैं, तो मेल की जो डेली सैलरी होगी वो मे बी 500 या 600 रुपया होगी, बट वही चीज़ वुमेन्स के टाइम पर 300 या 400 में ही रह जाती है. अब रीज़न क्या है, कोई समझा ही नहीं पाया आज तक. ठीक है, सिर्फ वो वुमेन है इसलिए उनको कर दिया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, वुमेन्स भी उतना ही काम कर रही हैं जितना मेल कर रहे हैं. अगर वो काम इक्वल कर रही हैं तो उनकी सैलरी भी तो इक्वल होनी चाहिए ना. इस चीज़ को काउंटर बैलेंस के लिए हमारे पास लेबर लॉस में ये चीज़ें हमारे पास वो करी गई थी. तो द डिनाइल ऑफ इक्वल वेजेस, ये देख लो, डिनाइल ऑफ इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क हैड लेड टू द इम्पोवरिशमेंट एंड लैक ऑफ सोशल स्टैंडिंग फॉर वुमेन. अपार्ट फ्रॉम इक्वल वेजेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट देखा गया है एट वर्क प्लेसेस. ठीक है, तो इसी चीज़ को काउंटर बैलेंस करते हुए हमारे पास लॉज हैं. एक पहला लॉ आ गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. ठीक है, ये लॉ बेसिकली शुरू किया था हमारे पास टाटा ग्रुप ने सबसे पहले, कि जो उनके पास फीमेल वर्कर्स थी उनको ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या दे दी जाती थी, लीव दे दी जाती थी अलॉन्ग विद देयर सैलरी. उनको सैलरी कंटिन्यूसली मिलती थी. ठीक है, वो सैलरी उनको कंटिन्यूस मिलती थी. और इसी स्कीम को गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप से क्या किया था, लर्न किया था और पूरे नेशन में अप्लाई करने की ट्राई करी थी. तो बेनिफिट एक्ट कहाँ कब आया था, 1961 में आया था. टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स.
ठीक है। दिस में एक्ट मे बी अप्लाई टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड अदरवाइज ऑन नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी क्या किया था ये मतलब बेनिफिट्स अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को देना शुरू किए थे। तो आप जैसे आप कल को जब जॉब ले लोगे, ठीक है, स्टेट यूटी गवर्नमेंट मतलब जो भी है, तो ये बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे, ठीक है। आपको जो प्रोवाइड करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की मतलब जो भी स्कीम होगी उसके अंडर आएगा, बट जो सेंटर के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट इक्वल रेम्यूनरेशन, ठीक है, ये वही है सैलरी बेस्ड, ठीक है। एक्ट वाज पास्ड इन 75 which being celebrated as International Women Year and to implement Article 39 of Constitution of India। Article 39 किस में है? Obviously ये फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, ये किस में है? DPSPs में है। DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या था? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। This act provide for the payment of equal wages to men and women who were doing at the same or similar work, ठीक है। The facts of the case showed that women stenographer, ये एक केस था जिसमें ये चीज़ अप्लाई हुई थी, आप रीड कर लेना, वो नीड नहीं है, मतलब आपको ये सिर्फ ऐसे मेंशन कर दिया। The court ruled that if same or even similar work is done by men and women to pay them differently violated Article 14 of the Constitution। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्पेशल इनिशिएटिव्स क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बनाए थे मतलब ये इनिशिएटिव लिया था इन 1992। गवर्नमेंट सेटअप दिस स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी होता है लीगल, ठीक है, with a specific mandate to study and monitor all matters relating to the constitutional and legal safeguards, providing for women to review the existing legislation and to suggest amendments। तो ये है पहला, ये स्पेशल है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। प्लान इज टू एंश्योर सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अप अ बेटर फ्यूचर फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाई गई थी पॉलिसी इन 2001। goal of this policy to bring about the advancement, development and empowerment of women, development and empowerment of women। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट, ये एक बिल है ट्रांसजेंडर। ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर भी तो हमारी सोसाइटी के जेंडर है, ठीक है। ये बिल आया था हमारे पास 2019 में। Bill prohibit discrimination against transgender person, including unfair treatment or denial of service in relation to different various fields like education, employment, healthcare, access to public goods, movement, rent, property, opportunity in public or private office, government or private establishment and so on, ठीक है। All public and private establishment are prohibited for discriminating them, ठीक है। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। एवरी एस्टेब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट ए पर्सन टू बी ए कंप्लेंट ऑफिसर टू डील विद कंप्लेंट्स द रिलेशन ऑफ द बिल, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये मेंशन किया गया था कि आप वेलफेयर स्कीम्स बनाओगे इनके लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लाइवलीहुड, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप सपोर्ट करोगे। Center and state government shall take steps to provide healthcare facilities to transgender persons, ठीक है। Separate HIV surveillance centers, sex reassignment surgery, hormonal therapy counselings, review of medical curriculum, comprehensive insurance scheme and so on। Next, educational institutions shall provide education and opportunity for sports, recreation and leisure activities of transgender person as well, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ह्यूमन राइट्स का है यहाँ पर
वो मैंने यहाँ पर नहीं करवाया है, सो दैट हम उसको थर्ड यूनिट के टॉपिक ह्यूमन राइट्स के साथ ही करेंगे, सो दैट आपका जो भी टॉपिक है वो कलेक्टिवली रन करे। आपको ऐसे थोड़ा यहाँ करवा दो थोड़ा वहाँ, फिर वो बाद में प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग रिवीजन। तो यहाँ कर लिया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, और ट्राई करना कि वीडियो शेयर हो जाए। ठीक है, बाय बाय गाइस।